हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी सीएनएस की रिमेनिंग मार्किंग्स, जो कि चैप्टर 27 से ऑनवर्ड होंगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें चैप्टर 27 में हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन का चैप्टर आता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इस चैप्टर को जो है वो एएनएस के साथ कवर करवा देती हैं, पर सिंस हमें ये सीएनएस के मॉड्यूल का पार्ट दिखा है तो इसलिए हम लोग इसको सीएनएस के साथ ही कवर कर लेंगे। चैप्टर 27 में सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ इसकी क्लासिफिकेशंस। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और स्पाज्मोलिटिक्स आपने दोनों क्लासिफिकेशंस करनी है, ठीक हो गया। स्पाज्मोलिटिक वाला जो टॉपिक है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर आई वुड सजेस्ट कि डू गिव इट अ रीड फॉर वंस, एटलीस्ट एक दफ़ा हर चीज़ नज़रों से गुजरी हुई होनी चाहिए। अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की तरफ आते हैं तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक डीपोलराइजिंग होते हैं और एक नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं। जो हमारे पास नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं और डीपोलराइजिंग में कौन सी ड्रग्स आती हैं। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दोनों का ही, नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स का भी और डीपोलराइजिंग ड्रग्स का भी। और डीपोलराइजिंग ड्रग्स में फर्दर जो फेज़ 1 और फेज़ 2 होती है, कौन सी फेज़ में क्या हो रहा होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पढ़ने के बाद भी इसकी समझ ना आ रही हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बिग कैट्स से एक दफ़ा रीड लाजमी दे लें। उस पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है इस टॉपिक को लेकर, ठीक हो गया। तो एक दफ़ा आप उसको रीड दे लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अदर देन दैट हाई हील टर्म्स तो सबने कवर करनी ही होती हैं। रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेड इज़ लाइक एंटीडोट्स, ठीक है, कि अगर आपने डीपोलराइजिंग ड्रग दे दिया तो आपने कौन सी देनी है, नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग दे दिया तो आपने कौन सी ड्रग देनी है, विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हर किसी को आती होनी चाहिए। तो ओवरऑल दिस पूरा पैराग्राफ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट प्रोबेबली वाइवा क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं दैट इज़ कि हमारे पास अगर कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स कौन से हैं जिनको हम लोग देते हैं इन रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेड, ठीक हो गया, या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड को रिवर्स करने के लिए हम लोग कौन से देते हैं कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स। तो दैट विल बी नियोस्टिग्मीन एंड पायरिडोस्टिग्मीन, एंड ये बहुत फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू में भी पूछा जाता है तो यू शुड डू इट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसकी टॉक्सिसिटीज़ में आपको ये चारों पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ट्यूटोज़ में और वाइवाज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सक्सिनाइलकोलिन की स्पेसिफिकली कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक हाइपरकलीमिया आ जाता है, एक हमारे पास इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, अदर देन दैट देयर इज़ मस्कुलर पेन एंड इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो आपने ये 4 चीज़ें बतानी होती हैं। फिर आ जाता है ड्रग इंटरैक्शंस। ड्रग इंटरैक्शंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक के साथ जो है वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का क्या ड्रग इंटरैक्शन होता है, उसकी वजह से कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। फिर उसमें मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, वो वाली सारी बातें। और फिर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को आप ट्रीट कैसे करते हैं, ये चीज़ कि उसको डेंट्रोलिन के साथ ट्रीट किया जाता है। ये सारी बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है जिनको आपने कवर करना है। अदर देन दैट इसके बाद जो सेकंड ड्रग इंटरैक्शन है दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स और एंटीरिथमिक ड्रग्स के साथ ऑलमोस्ट सेम तरह का ड्रग इंटरैक्शन होता है, पर यू शुड नो कि कौन सी ड्रग्स है जिनके साथ किस तरह का ड्रग इंटरैक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ एजिंग एंड डिजीज़ वाला। इसके अंदर जो बेसिकली बात बताई हुई है ना वो ये है कि हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस का होगा या ओल्ड एजेड पेशेंट होगा, ठीक है, तो उसको आपने कम डोज देनी है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की। और अगर हमारे पास कोई पेशेंट होगा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साथ या फिर हमारे पास सीवियर बर्न्स के साथ, तो उसको आप जो है डोज ज़्यादा करके देंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की। इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स। इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। दिस इज़ लाइक मोर देन इनफ अगर आप इसको सिर्फ एक रीड दे लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटी बातें बताई हुई हैं कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए डेंट्रोलिन यूज़ करते हैं, हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं, कौन सा ड्रग कैसे वर्क करता है, ये वाली बातें बताई हुई हैं। तो एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें तो दैट विल बी इनफ। अदर देन दैट आपने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, इसके एमसीक्यू जो पॉइंट्स हैं वो लाजमी कर लेने हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे दैट इज़ चैप्टर नंबर 28 जो कि हमारे पास है पार्किंसन डिजीज़ का चैप्टर, ठीक है। पार्किंसनिज्म एक ऐसी डिजीज़ है जो हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर हर साल के अंदर पढ़ते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हर साल आपको ये डिजीज़ बार बार पढ़ाई जाती है, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। अगर हम लोग पार्किंसनिज्म की बात करें तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल नीड टू डू इज़ दिस राफ्ट कि पार्किंसनिज्म का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। अदर देन दैट पार्किंसनिज्म होती कैसे है, कुछ नेचुरली अक्रिंग होती है, कुछ ड्रग इंड्यूस्ड होती हैं, कुछ एज रिलेटेड होती हैं, तो वो सारा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आपने ये देख लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इज़ ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म किन ड्रग्स की वजह से होती है, तो दैट विल बी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, उनके आपने नाम याद कर लेने हैं, उनकी वजह से होती है। फिर आपने पैराग्राफ रीड कर लेना है, देयर माइट बी एमसीक्यू दैट यू माइट फाइंड पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ड्रग थेरेपी ऑफ पार्किंसनिज्म। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है दैट विल बी इसकी क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि पार्किंसनिज्म में कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं।
इसके अंदर हमारे पास ये वाली सारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, आपने इनको एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है, यानी कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सेकेंडली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली लीवा डोपा को लेकर कि उसको कार्बिडोपा के साथ कंबाइन करके क्यों दिया जाता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके सर्टेन रीजंस हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हमारे पास लीवा डोपा की डोज कम हो जाती है, नोजिया वोमिटिंग की इंसिडेंस कम हो जाती है, बेटर और अर्ली कंट्रोल मिल जाता है हमें। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है और बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछा जाता है, तो आपने ये पॉइंट कवर कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लेने हैं। इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन एंड ऑफ फिनोमिना। ऑन एंड ऑफ फिनोमिना क्या होता है, ठीक है, और ऑन एंड ऑफ फिनोमिना में जब आपके पास ऑफ पीरियड्स होते हैं तो उसमें आप कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी है, उसको आपने एक दफ़ा रीड दे लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डोपामीन एगोनिस्ट। इसमें हमारे पास जितने भी ड्रग्स हैं इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डेरिवेटिव्स कौन से हैं और नॉन अगर्ट कौन से हैं, और ये पता होना चाहिए कि कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है। प्रामिपेक्सोल को आपने एक दफ़ा रीड दे लेना है, इसके आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अच्छे से पता होना चाहिए। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस प्रामिपेक्सोल के हैं वही रोपिनोरोल के हैं, तो ये दोनों आपको अच्छे से आती होनी चाहिए। एपोमोफिन की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सबकट देते हैं, इससे 3 दिन पहले आप एंटीमेटिक देते हैं, ठीक है, और ये किस तरह का रिलीफ प्रोवाइड करती है, कितने टाइम के लिए रिलीफ प्रोवाइड करती है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। ब्रोमोक्रिप्टीन की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, इसकी डोज क्या है, एंड अदर देन दैट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्रोमोक्रिप्टीन बहुत जगह यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको पार्किंसनिज्म में यूज़ किया जाता है, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया में यूज़ किया जाता है, इनफर्टिलिटी में, पीकोसेमनोरिया में, लैक्टेशन की सप्रेशन में, और फाइब्रोएडिनोसिस ऑफ ब्रेस्ट में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इसमें आपको सिलेजिलिन, रिसेजिलिन, या हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स में भी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे भी इसको कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने इसकी टॉक्सिसिटीज़ वगैरह तो देख लेनी है। फिर अगर हम लोग COMT इनहिबिटर्स की तरफ आएँ तो आपको इनके नाम आते होने चाहिए, इनका यूज़ तो आपको इनके नाम से पता चल रहा है कि COMT को इनहिबिट करते हैं। फिर उसके बाद इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इनकी टॉक्सिसिटी क्या करवाती है, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। अब आते हैं एमेंटाडीन की तरफ। एमेंटाडीन में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास मस्कुलिनिक ब्लॉकर भी है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये डोपामीन के रीअपटेक को इनहिबिट भी करती है, उसकी रिलीज और सिंथेसिस को ज़्यादा कर देती है, ये एक एंटीवायरल ड्रग भी है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो मेंटाडीन के आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये इसकी टॉक्सिसिटी में सारी बातों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि लिविडो रेटिकुलरस होता क्या है। लिविडो रेटिकुलरस एक पर्पल लैस लाइक रैश होती है, ठीक है, लेस लाइक रैश होती है ना, ये उस तरह के पेयर करती है। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स पे आते हैं, इसको तो आप ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं ANS के अंदर, तो इसको रीड करने की इतनी कोई खास होती है। पर हाँ, जो बात आपने याद रखनी है दैट इज़ दिस के ये जो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स हैं दीज आर यूज्ड फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेने की वजह से पार्किंसनिज्म होता है उनके ट्रीटमेंट में हम लोग एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। फिर आते हैं ड्रग थेरेपी ऑफ अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इसके अंदर सिर्फ ना आपने ये याद कर लेना है कि कौन सी डिजीज़ है और उसमें कौन सा ड्रग है, वो आगे कैसे एक्ट करती है दैट डजंट मैटर है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर टार्डिव डिस्काइनेसिया है तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है उसके लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करें, बस आपने ये चीज़ें देख लेनी है, दैट विल बी मोर देन इनफ। बाकी आप MCQs इस चैप्टर के कवर कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इज एंटी साइकोटिक एंड बाइपोलर डिसऑर्डर एजेंट। ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको क्लासिफिकेशन आती होनी चाहिए। एटिपिकल और टिपिकल ड्रग्स का पता होना चाहिए, टिपिकल ड्रग्स कौन सी रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और एटिपिकल कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर हर ड्रग की आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्वियसली वो जिस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं वही जो है वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिफाइन कर देता है पॉइंट, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है, क्योंकि इट इज़ लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने कवर करनी है दैट इज़ इसके क्लिनिकल यूजेस। डोपामिन हाइपोथेसिस एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, और इसका जो है ना आपको नॉन साइकोटिक इंडिकेशंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। साइकोटिक इंडिकेशंस तो ऑब्वियसली आप साइकोसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो तो आपको पता ही होंगी, लेकिन नॉन साइकोटिक इंडिकेशंस यूक्यू रह चुकी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अक्सर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। टॉक्सिसिटी आपने सारी देखनी है, एटलीस्ट आपको इनके मेजर नेम तो आते होने चाहिए, और टार्डिव डिस्काइनेसिया तो आपको डिटेल में आता होना चाहिए, ठीक हो गया। टार्डिव डिस्काइनेसिया आपने डिटेल में कर लेना है, कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इनके ट्रीटमेंट में, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली वाइवा में पूछा जाता है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स के लिए आप सिर्फ यही पढ़ लें तो दैट विल बी मोर देन इनफ, और बाकी सबको एक दफ़ा रीड दे लीजिएगा। इन शॉर्ट अगर आपको इनकी हेडिंग्स आती होंगी तो आप ये सारा कुछ खुद से भी लिख सकेंगे। फिर आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स में। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आपको पता होना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। लिथियम का बेसिकली ये लिथियम का बताया हुआ है, और लिथियम वन ऑफ वो ड्रग्स है जिसका आपको फार्माकोकाइनेटिक भी पता होनी चाहिए, तो आपने ये भी देख लेनी है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक अच्छे से कर लेनी है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके 3
4 पॉइंट्स हैं, आपने वो चारों पॉइंट्स देख लेने हैं। इसके क्लिनिकल यूजेस कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है, लाइक इसको बाइपोलर सिंड्रोम में यूज़ किया जा सकता है, उसके अलावा मूड स्विंग्स में यूज़ किया जा सकता है, शिज़ोफ्रेनिया में यूज़ किया जा सकता है, ग्रेनुलोसाइटोसिस में यूज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर टॉक्सिसिटी की तरफ आएँ तो ट्रेमर्स वगैरह करवाता है, डायबिटीज़ इंस्पीडस लाइक सिम्टम शो करता है, एडिमा, एक्नी, ल्यूकोसाइटोसिस करवा सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म करवाता है विद स्वेलिंग ऑफ थायराइड यानी कि गोइटर वाली फीलिंग। ये MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आपने देख लेना है, ठीक हो गया। और अदर ड्रग्स के आपको नाम आते होने चाहिए बस। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद आपने इसकी जो है ना वो क्वेश्चंस MCQ पॉइंट्स जो है वो देख लेने हैं सारे। अच्छा, एक और पॉइंट जो हम लोगों ने पीछे नहीं देखा, दैट इज शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वाइवा में पूछा जाता है कि शिज़ोफ्रेनिया एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव शिज़ोफ्रेनिया में हम लोग कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, टिपिकल वाली, और नेगेटिव में हम लोग कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एटिपिकल वाली। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव वो होता है जिसको पेशेंट खुद एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन नेगेटिव ऐसा होता है जिसको पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता और उसके साथ जो अटेंडेंट आया होता है वो बताता है कि पहले ये इस तरह का था और अब ये इस तरह का है। तो ये वाली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज एंटी डिप्रेशन का चैप्टर। जो एंटी डिप्रेशन का चैप्टर है ना, आपने इसको कैटजम से तो रीड देनी ही है, पर ये चैप्टर लिपिनकॉट में बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बहुत प्यारा लिखा हुआ है, इसलिए आपने ये चैप्टर वहाँ से कवर करना है। दीज नोट्स आर लाइक लिजिट लिपिनकॉट की कॉपी, तो यह सब कुछ आपको लिपिनकॉट में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन आती होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन के बाद सबसे पहले हमारे पास SSRIs आते हैं, उसके आपको थेराप्यूटिक यूजेस सारे आते होने चाहिए। एडवर्स इफेक्ट इसका UQ रह चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, दैट इज सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग जो है ना, ये हमारे पास सारे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में आएगी, सिवाय एक ड्रग के, दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर। उसके बाद ये चीज़ आपको जो है वो लिपिन में लिखी हुई मिल जाएगी कि चिल्ड्रन में अगर OCD हो तो कौन सी ड्रग देते हैं, और अगर चिल्ड्रन में डिप्रेशन हो तो कौन सी ड्रग्स देते हैं, स्पेसिफिकली कौन सी ड्रग्स देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं SNRIs के ऊपर। SNRIs जो है ना वो डिप्रेशन से ज़्यादा हमारे पास पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना है कौन कौन सी कंडीशन हैं जिसमें पेन रिलीफ के लिए हम लोग SNRIs देते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं इसके अंदर और उनका क्या साइड इफेक्ट है। अगर साइड इफेक्ट भूल जाए तो मेक श्योर कि आप उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग ज़रूर लिख दें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास TCAs हैं। TCAs का भी सेम सीन है कि आपको इसके थेराप्यूटिक यूजेस आते होने चाहिए। इसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ ये है कि इसके सर्टन ड्रग्स के सर्टन स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कि हम लोग एन्यूरिसिस के अंदर जो है वो इमिप्रामीन यूज़ करते हैं, माइग्रेन के अंदर एमिट्रिप्टाइलिन यूज़ करते हैं, OCD में क्लोमिप्रामीन यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने पिक करनी है कि एक ड्रग है उसका डुअल इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एडवर्स इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज 3 C's। जब भी TCA आपने देखना है आपको फ़ौरन से इसकी टॉक्सिसिटी में 3 C's लिख देने हैं, डाटा, कोमा, कन्वर्जन एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी। बाकी सारे भूलते हैं भूल जाएं, लेकिन 3 C's आपने लाजमी लिखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास MAOIs, ठीक है। MAOIs जो होती हैं ये दो तरह के होते हैं, MAOA और MAOB। अब कौन से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए, कौन से इनहिबिटर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी, इसके थेराप्यूटिक यूजेस देख लिए, इसके एडवर्स इफेक्ट देख लिए, ड्रग इंटरेक्शन में वाइन एंड चीज़ रिएक्शन और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, इसमें आ जाता है बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन कैसे एक्ट करता है? अब इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग बिल्कुल नहीं करवाता, ठीक हो गया, और दूसरा ये स्मोकिंग सीजेशन में भी यूज़ किया जाता है। वैसे हम लोगों ने पीछे ANS में स्मोकिंग सीजेशन के ड्रग्स पढ़े हैं, उसके साथ आप इस ड्रग को भी ऐड कर लें क्योंकि प्रोपियोन इज़ अ ड्रग जो कि हमारे पास स्मोकिंग सीजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में मिटाज़ापिन है, उसकी भी आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट देख लेने हैं। फिर आ जाते हैं 5-HT एंटागोनिस्ट। 5-HT एंटागोनिस्ट में दो ड्रग्स आते हैं, निफेजोडोन और ट्रेजोडोन, ठीक है। इन दोनों को आपने देख लेना है कि इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है। लाइक ट्रेजोडोन का प्रायापिज्म है, प्रायापिज्म होता क्या है ये पता होना चाहिए। फिर ब्रेक्सेनोलोन, ये MCQ में पूछ लिया जाता है कि इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हम लोग कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, दैट विल बी ब्रेक्सेनोलोन। ये वाली चीज़ आपने देख ली। बाकी दिस चैप्टर विल बी कवर्ड विद लिपिनकॉट, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था। इस चैप्टर को आपने वहीं से कवर करना है, एंड पे इसके MCQs एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वाला चैप्टर। अगर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वाले चैप्टर की बात करें, सबसे पहले आपने इसकी थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन भी कर लेनी है और इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन भी कर लेनी है। दूसरी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप कर लेंगे ना तो आपके बहुत ज़्यादा MCQ पॉइंट्स जो है ना वो कवर हो सकते हैं। इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह की है कि फुल एगोनिस्ट कौन से हैं, पार्शियल एगोनिस्ट कौन से हैं, माइल्ड एगोनिस्ट कौन से हैं, कापा के एंटागोनिस्ट कौन से हैं, म्यू के एंटागोनिस्ट कौन से हैं। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, पर अगर आप ये कवर कर लेते हैं ना तो आपके
मैक्सिमम एमसीक्यूज ओपियोइड्स वाले चैप्टर के कवर हो जाते हैं। तो आपने ये लाजमी करनी है, और थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन तो करनी ही करनी है, जो कि हमने सीडेटिव हिप्नोटिक वाले चैप्टर में देख ली थी। अगर ओपियोइड्स की बात करें तो ये चैप्टर आप लोग कैडजम से कवर कर सकते हैं, और इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से रीड लाजमी देने हैं। मैंने इसके भी नोट्स बना लिए हैं, तो आप इसको एक दफ़ा यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को कवर करना है। ओपियोइड्स की फार्माकोकाइनेटिक है, आप कैसे कैसे यूज़ करते हैं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट मुझे लगा था, दैट इज़ दिस, कि कौन सा ओपियोइड है जिसको ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू पे दिया जाता है, दैट इज़ फेंटेनिल, और वो कितनी देर तक इफेक्ट शो करता है, 72 आवर्स तक। उसके बाद इसके ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स हैं, वो आपने सारे देख लेने हैं। अब ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स जो है वही इसके क्लिनिकल यूजेस भी हैं, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेंगे। कि इसका डिप्रेशन वाला एक्शन भी है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, कफ सप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, तो ये आपके थेराप्यूटिक यूजेस या क्लासिफिकेशन में भी आ जाता है। फिर उसके बाद ये मियोसिस करवाता है, तो ओपियोइड का पॉइजनिंग का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, पिन पॉइंटेड प्यूपल्स के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर कोई पेशेंट हेड इंजरी के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है, ये वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हेड इंजरी के साथ कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसको आप बिल्कुल भी ओपियोइड्स नहीं देते हैं, ओपियोइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब वो क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने कवर कर लेनी है। नोजिया वोमिटिंग जो है उसको ज़्यादा करवा देता है, न्यू रिसेप्टर के ऊपर अगर एक्ट करे तो हाइपरथर्मिया, कापा पे एक्ट करे तो हाइपोथर्मिया। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ से पिक कर लेने, और इसके सारे जो क्लिनिकल यूजेस हैं वो आपने देख लेने हैं। फिर थेराप्यूटिक यूजेस का क्वेश्चन जो है वो यूक्यू के तौर पे पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एनाल्जेसिया में यूज़ किया जाता है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में यूज़ किया जाता है, कफ में, डायरिया में। उसके बाद एनेस्थीसिया की एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया जाता है इसको एज एन एडजंक्ट, और न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया में भी फेंटानिल यूज़ होती है, तो ये वाली चीज़। उसके अलावा मेटास्टेटिक कार्सिनोमा में जो एसोसिएटेड पेन हो रही होती है उसके लिए हम लोग मॉर्फिन वगैरह दे देते हैं, तो ये आपने सारे देख लेने हैं। टॉक्सिसिटी आपने इसकी देख लेनी है कि क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है। अब एक और चीज़ जो अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि अगर ओपियोइड पॉइजनिंग का कोई पेशेंट आया है तो आप उसके अंदर क्या चीज़ चेक करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ओपियोइड पॉइजनिंग है। तो उसका एक ट्रायड होता है हमारे पास टू आइडेंटिफाई अ पेशेंट विद ओपियोइड पॉइजनिंग, कि एक तो उसके पिन पॉइंटेड प्यूपल्स होंगे, हाइपोथर्मिया होगा पेशेंट को, ठीक हो गया, और उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ होगा, ठीक हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स आपने देख लेने। अदर देन दैट पेशेंट कोमाटोज स्टेट में भी होता है, ये वाली चीज़ें आपने देख लेनी है। फिर इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि आप एक ओपियोइड पॉइजनिंग के पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं, ये हम लोग आगे दोबारा देखेंगे। नेलेक्सोन देते हैं उसको, वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं। बाकी इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं ये आपने देख लेने हैं, टॉलरेंस वाली पॉइंट देख लेना है। ओपियोइड के विड्रॉल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ओपियोइड विड्रॉल को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर ओपियोइड विड्रॉल की वजह से डायरिया हुआ हो तो हम लोग कौन सा ड्रग देते हैं, क्लोनिडीन देते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ओपियोइड डिपेंडेंस से बचना हो तो कौन सी ड्रग देते हैं, मेथाडोन और सुबॉक्सोन देते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपने पिक कर लेने हैं। बाकी इसके ड्रग इंटरेक्शंस देख लेना है, और ये क्लासिफिकेशन लिखी हुई है वही वाली जो हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपने ये कहाँ से एक दफ़ा रीड कर लेनी है। नेक्स्ट इज मिससेलेनियस की अगर मैं बात करूँ तो मिससेलेनियस में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, दैट इज ट्रामाडोल, और बच्चे अक्सर इसको छोड़ जाते हैं। ट्रामाडोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, तीनों आपको आते होने चाहिए। इसको यूज़ किन में किया जाता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक में एज एन एडजंक्ट यूज़ किया जाता है, और मॉडरेट पेन के पेशेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है। सीजर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो नहीं देते ट्रामाडोल, ठीक हो गया, और इनको SSRIs के साथ भी नहीं देते क्योंकि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकते हैं। इसी तरह आपने टेपेंटाडोल को भी देख लेना है। अब आ जाते हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट की तरफ। अगर ओपियोइड एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 ड्रग्स बताए हुए हैं, उन तीनों ड्रग्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बताया हुआ है और उनको किस रूट के थ्रू देते हैं ये बताया हुआ है। ये आपने सारी चीज़ें देख लेनी है। फिर एक चीज़ जो आपने याद रखनी है दैट इज़ नलेक्सिगोल वाली, कि जो नलेक्सिगोल है वो हमारे पास ओपियोइड की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है उसको रिवर्स कर देता है, तो ये वाला एक MCQ बन सकता है, ये आपने देख लेना। और बाकी आपने इसके यहाँ से MCQs जो हैं वो तो कवर कर ही लेने हैं। इसी के साथ हमारा जो CNS है वो कवर हो जाता है। इसके बाद जो चैप्टर दैट इज़ ड्रग ऑफ अब्यूज़ का चैप्टर, जो कि हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी के साथ ही कवर कर लेते होते हैं, तो इसलिए दैट मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आपने उसको पढ़ना हो तो आप एक दफ़ा उसको रीड दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो CNS का मॉड्यूल है वो कवर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।